हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे पर्यावरण और पारिस्थितिकी, और उसी का आज ये पार्ट नंबर 3 जिसमें देखने वाले हैं लगभग 150 प्लस क्वेश्चन होंगे। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने जैव विविधता, वन्य जीव संरक्षण और साथ ही साथ पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र से पॉइंट टू पॉइंट जो चीज़ें थी वो देख चुके हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो दोनों पार्ट नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगा, आप देख सकते हैं एक साथ। चलिए आज का वीडियो पार्ट तीसरा स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पर्यावरण प्रदूषण और उनके क्षरण से रिलेटेड जो पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस तरीके से हम देखने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलिएगा। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण एवं क्षरण। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप के अंतर्गत वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता डेटा की निगरानी और अद्यतन करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? तो उस पोर्टल का नाम क्या था? उस पोर्टल का नाम था प्राण। यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये पूछा गया क्वेश्चन है सारे, तो इसलिए इस प्रकार वन लाइनर में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं। इस फर्नेस को क्या कहा जाता है? तो इस फर्नेस को कहा जाता है इंसिनरेटर। क्या कहते हैं? इंसिनरेटर कहते हैं। जहाँ पर जो नगर पालिका के कूड़ा कचरा होता है वो एक जलाया जाता है, उसको कहा जाता है इंसिनरेटर, याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव कितने प्रकार का होता है? ये क्वेश्चन बना था, तो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? तो एक होता है वेट जमाव, या फिर उसको आर्द्र जमाव कह सकते हैं, आर्द्र जमाव। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है शुष्क जमाव, मतलब ड्राई डिपोजिशन, या ड्राई जमाव कह सकते हैं, तो शुष्क जमाव हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 प्रकार का अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव होता है। आर्द्र जमाव क्या होता है? कि जब वायुमंडल में मौजूद अम्लीय गैसें कौन कौन सी हैं? SO2 और NOx के जो होती हैं गैसें, ठीक है, इन्हें अम्लीय गैसें कहा जाता है। ये नमी के साथ मिलकर वर्षा, हिमपात, कोहरा या फिर ओस के रूप में पृथ्वी पर गिरती हैं, तो इसे आर्द्र जमाव कहा जाता है। और दूसरा जो शुष्क जमाव है, जब वर्षा ना हो रही हो तब वायुमंडल में मौजूद अम्लीय गैसें और धूल के कण जैसे कि सल्फर और नाइट्रोजन के यौगिक सीधे सतह पर ठीक है, सीधे सतह पर जैसे कि पेड़, मिट्टी, पानी के स्रोत, इमारत पर गुरुत्वाकर्षण या हवा के जरिए जमा हो जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, पीने के पानी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मापदंड कौन सा नहीं होता? तो देखिए, पीने के पानी के अगर सर्वश्रेष्ठ मापदंड उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें से क्या हो जाएगा? वो एसिडिक पीएच उसका मापदंड नहीं हो सकता। ठीक है, पीने का पानी जो होता है इसकी गुणवत्ता और शुद्धता की जांच के लिए कई मापदंड इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से उसमें भौतिक हो गया, रासायनिक है, जैविक मापदंड होता है, सम्मिलित होता है, लेकिन उसमें एसिडिक पीएच जो है सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, पीने के पानी के रंग, गंध और स्वाद की बात करेंगे तो ये प्रारंभिक जांच होती है, जिसमें किया जाता है यदि पानी मटमैला है, उसमें अजीब गंध है, तो पीने योग्य नहीं होता। पीएच मान देखा जाता है। ठीक है, तो पीएच मान होता है, जो पानी के पीएच मान 6.5 से 8 के बीच, 8.5 के बीच होना चाहिए। ठीक है, ये इस बात का मापदंड होता है कि पानी कितना अम्लीय और क्षारीय है। ठीक है, इसके बाद TDS होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड स्तर होता है, जिसमें पानी में घुले हुए ठोस पदार्थ की मात्रा मापा जाता है, जिसमें खनिज और लवण होता है। ठीक है, पीने के पानी के लिए जो है आमतौर पर 300 से 500 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच आदर्श माना जाता है। चलिए, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में वहाँ अगर एसिडिक पीएच आएगा तो ये नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, पार्थेनियम को कैसे जैव एजेंटों का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है? पार्थेनियम क्या है? पार्थेनियम जो होता है ये एक प्रकार का हानिकारक क्या होता है? खरपतवार का नाम है। कि क्या है? ये खरपतवार है। खरपतवार की अगर बात करेंगे तो इसका नाम वैसे देखा जाए तो ऐसे ही इसको कांग्रेस घास कहा जाता है। इसका नाम क्या है? कांग्रेस घास, या फिर इसको कहा जाता है गाजर घास। ठीक है, नाम सुना, गाजर घास। तो एक प्रकार का ये क्या है? ये हानिकारक खरपतवार है, जिसको नियंत्रित किस प्रकार करते हैं? तो जाइगोग्रामा बाइकोलोराटा का उपयोग करके इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले 2 रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वह 2 पदार्थ कौन से होते हैं? तो उन 2 पदार्थों का नाम है मरकरी और साइनाइड। यहाँ पे मरकरी और साइनाइड हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ताजमहल को किसके प्रभाव का खतरा है? ताजमहल को जो है SO2 सल्फर ऑक्साइड जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, उससे जो है इसके प्रभाव से खतरा है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। कोलीफॉर्म जीवाणुओं की संख्या निम्नलिखित में से किसके बारे में एक अनुमान प्रदान करती है? तो ये नदी के जल में सूक्ष्म जीव संदूषण के बारे में एक अनुमान प्रदान करती है। भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो भूक्षरण मतलब सॉइल इरोजन यानी मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या करेंगे? वन लगाएंगे, वनारोपण करेंगे, ठीक है, वृक्षारोपण करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, शेल्टर बेल्ट लगाएंगे, खेत के चारों ओर पेड़ों की लंबी कतारें लगाना, उसको शेल्टर बेल्ट कहा जाता है। इसके अलावा कृषि पद्धतियाँ थोड़ा सा अलग अपनाएंगे, जैसे कि सीढ़ी नुमा खेती को अपनाएंगे पहाड़ी ढलानों पर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मिट्टी का कटाव का जो है प्रकोप रहता है। और इसके बाद फसल चक्र को अपना कर भी जो है मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। बांध बनाकर मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। और अतिचारण पर रोक, यानी कि मवेशियों द्वारा खेतों और मैदानों को अत्यधिक चढ़ने से घास की परत नष्ट हो जाती है और मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे जो है भूक्षरण हो सकता है। तो इन पर अगर नियंत्रण किया जाए तो भूक्षरण रोका जा सकता है। तो वनारोपण था ऑप्शन में सही है। चलिए, किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? ठीक है, ये कब हुआ था? 1984 की बात है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई, जहाँ पे एक गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। तो ये इसका रिसाव हुआ, इसकी रिसाव के कारण बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, जहरीली गैस होती है। अगला पॉइंट, मृदा और जल पारिस्थितिकी तंत्र पर अम्लीय वर्षा के प्रभाव को समझने के लिए पीएच का अन्वेषण करना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो अम्लीय वर्षा से पीएच कम हो जाता है, जिससे जलीय और मृदा पोषक तत्वों की उपलब्धता को हानि पहुंचती है। ठीक है, ये इसका पॉइंट सही था इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को क्या कहा जाता है? तो पायरोलिसिस कहा जाता है। कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो कीटनाशक डीडीटी का आविष्कार पाल हरमन मोलर के द्वारा किया गया था। ये डीडीटी क्या है? इसका पूरा नाम है डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, नाम क्या है? डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन इसका पूरा नाम है, जो कि एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, ये 3 प्रकार के, इसमें कुछ नहीं होता, रासायनिक यौगिक होता है, जो कि एक कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खोज इसने कब किया था? तो 1939 में इसकी खोज किया था। 1939 में इसका खोज किया गया था और इन्हें 1948 में इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये जो डीडीटी होता है क्या होता है? ये नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंतर्गत आता है, प्रकृति में आसानी से नष्ट नहीं होता, लंबे समय तक ये बना रहता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? तो यहाँ पे दिया गया आर्गेनोक्लोराइड। ठीक है, जैव आवर्धन या जैव संचय का जो है कारण की बात करेंगे तो ऑप्शन में उसमें दिया रहा होगा, उसमें आर्गेनोक्लोराइड था, तो आर्गेनोक्लोराइड हो जाएगा। जैव आवर्धन क्या होता है? यानी बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है? और जैव संचयन यानी कि बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? ये दोनों क्या है? पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्द हैं। इससे क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा परिभाषा। ठीक है, जैव संचयन की बात करेंगे तो क्या हो जाता है? बायो एक्यूमुलेशन मतलब जब कोई एक जीव अपने आसपास के वातावरण से किसी हानिकारक रसायन या विषैले पदार्थ जैसे कि डीडीटी, जो कि आर्गेनोक्लोराइड के अंतर्गत आता है, या कोई भारी धातुओं को अपने शरीर के अंदर सोख लेता है खाने के माध्यम से, और वो जो है पदार्थ समय के साथ उसके शरीर के बाहर निकलने के बजाय उसी के ऊतकों यानी कि टिश्यूज में इकट्ठा होने लगता है, उसे कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, यानी कि एक ही जीव के पूरे जीवन काल में ये प्रक्रिया होती है, ये बेसिकली बायो एक्यूमुलेशन हो जाता है। जैसे जैसे जीव बड़ा होता है उसके शरीर में जहर की मात्रा बढ़ती जाती है, तो ये होता है एक्यूमुलेशन। और जैव आवर्धन जो होता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जब कोई विषैला रसायन जो होता है वो पूरे खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चैन के एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर पर आगे बढ़ने लगता है, और प्रत्येक अगले स्तर पर उस जहर की जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो बढ़ती जाती है। इसे जैव आवर्धन या फिर जैविक आवर्धन या फिर बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे कि पानी में थोड़े से रसायन यानी डीडीटी का मौजूद होना, यानी क्या है वो आर्गेनोक्लोराइड जिसमें डीडीटी होता है, और ये पानी में मौजूद है थोड़ा, तो उसको क्या करेंगे? छोटे जलीय पौधे या फिर जीव ने उसको खाया, उसके शरीर में जो है रसायन की मात्रा थोड़ी बढ़ी। इन छोटे जीवों को छोटी मछलियों ने खाया, जिससे उनके शरीर में वो मात्रा अधिक हो गई। इसके बाद उन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियों ने खाया, तो बड़ी मछलियों के अंत में को जो है पक्षी या फिर इंसानों ने खाया,
तो जैसे जैसे हम खाद्य श्रृंखला के ऊपर जाते हैं, डीडीटी की मात्रा क्या होता है, कई गुना बढ़ती जाती है। ठीक है, तो यही कारण है कि मछली खाने वाले पक्षियाँ या फिर शीर्ष शिकारी में इन जहरीले पदार्थ की मात्रा सबसे घातक स्तर पर पहुंचती है। वो तो उस आप कहा जाता है उस प्रक्रिया को जैव आवर्धन। ठीक है, जैव आवर्धन। चलिए, ऑर्गेनोक्लोराइड जो होता है क्या होता है, ये जैव आवर्धन जैव संचयन दोनों में गहरे रूप से जुड़े हुए होते हैं। ये जो है क्या होता है, ऑर्गेनोक्लोराइड ऐसे कार्बन की होगी जिसमें क्लोरीन जुड़ा हो, जैसे डीडीटी हो गया, एल्ड्रिन हो गया, अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में समाविष्ट महत्वपूर्ण प्रदूषक तत्व कौन सा है, तो वो लेड होता है। ठीक है, लेड से प्रदूषित होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन लेड सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं, इनमें से ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से होते हैं। देखिए, ध्वनि प्रदूषण से हमारे शरीर पर मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण में बुरा प्रभाव पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य के प्रभाव की बात करेंगे, श्रवण शक्ति जो होता है उसका नुकसान होता है, हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, 85 डेसिबल से अगर अधिक हो, तेज आवाज़ के अंतर्गत आता है, जिससे कान के पर्दे फट सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट रिलेटेड डिजीज हो सकता है। ठीक है, सर दर्द, थकान, ये सभी आ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव देखें तो तनाव, चिंता हो सकती है। ठीक है, अनिद्रा यानी सोने की बीमारी हो सकती है, नींद नहीं आती, नींद में बाधा डालती है, और बातचीत में बाधा डालते हैं, आक्रामक व्यवहार। इस प्रकार ये सभी जो है क्या होते हैं, इसके प्रभाव होते हैं, लेकिन त्वचा रोग इससे रिलेटेड नहीं होता। चलिए, वायुमंडल में CO2 की अनुमानित मात्रा इन ppm कितनी होती है, ये बताना। ठीक है, इन ppm मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन इसका पूरा नाम है। तो ये होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 है, इसकी मात्रा 425 से लेकर 431 ppm के बीच होता है। ये जो है ध्यान में रखना, 425 से लेकर 431 के बीच। तो 425 अगर दिया तो ठीक है, नहीं 431 से 425 में कोई भी संख्या दी हुई तो हो जाएगा। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, किनको प्रभावित करता है, तो फ्लोराइड जो होता है दांतों को प्रभावित करता है। आंसर दांत हो जाएगा। ठीक है, व्यापक रूप से वनों की कटाई से क्या घटता है, तो वर्षा घटेगा। कौन सा पर्यावरण संबंधित चिंता का विषय नहीं है, तो देखिए पर्यावरण संबंधित बहुत सारे चिंता के विषय हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में जो दिया गया था ओजोन परत का बढ़ना, ये पर्यावरण से संबंधित चिंता का विषय नहीं होता। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित चिंता का विषय नहीं होता कि ओजोन परत बढ़ रहा है तो पर्यावरण से संबंधित चिंता होने की जरूरत है। चलिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा रात्रि के दौरान आवासीय क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित मानक शोर स्तर कितना है, तो 45 डेसिबल होता है। सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर जो है होती है तो रोगजनक होती हैं। जैव अपघटनीय प्रदूषण क्या है, तो प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र अपघटित होते हैं। ठीक है, सुरक्षित पेयजल का जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग होना चाहिए तो शून्य होना चाहिए, BOD जिसको कहा जाता है तो शून्य होना चाहिए। हम जानते हैं यदि वर्षा जल का pH मान 5.6 से कम होता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जब यह अम्लीय जल नदियों में जाता है तो क्या होता है, तो नदी के जल का pH मान क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, अजैव निम्नीकरण पदार्थ के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही है। अब अजैव निम्नीकरण और जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये दो पदार्थ होते हैं। इनमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अगर बायोडिग्रेडेबल की बात करें तो वह पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, कवक हो गए, इनके द्वारा सड़ा गला कर या सड़ गल कर अपघटित होकर सरल पदार्थ में बदल जाते हों, उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं। जैसे कि फल और सब्जियों के छिलके, ठीक है, सड़े गले खाद्य पदार्थ, कागज, गोबर, ये सभी आपके जैव निम्नीकरण में आते हैं। लेकिन अजैव निम्नीकरण की बात करें तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं या सूक्ष्म जीवों के द्वारा आसानी से नष्ट नहीं होते, पर्यावरण में लंबे समय तक वैसे ही बने रहते हैं, तो उन्हें अजैव निम्नीकरण कहलाता है। अब उदाहरण की बात करें तो अजैव निम्नीकरण में क्या आ जाता है, प्लास्टिक आ जाता है। ठीक है, प्लास्टिक बहुत काफ़ी लंबे समय तक इससे पड़ा रहता है। पॉलीथीन हो गया, ठीक है, ये सब सड़ते गलते नहीं हैं, जो कि अजैव निम्नीकरण के कारक में आते हैं। उदाहरण में कांच हो गया, ठीक है, धातुएं हो गई, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पर्यावरण में जमा होकर क्या करते हैं, मृदा और जल के प्रदूषण का मुख्य कारण बनते हैं। ठीक है, बायो जिसको कहा जा सकता है कि खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करके ये जैव आवर्धन यानी बायो मैग्निफिकेशन जैसी गंभीर समस्या भी पैदा करते हैं। तो अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होता है, पर्यावरण में बने रहते हैं, तो बिल्कुल बने रहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, कांच है, धातुएं हो गई हैं, तो ये सभी अजैव निम्नीकरण के अंतर्गत आते हैं, जो कि
पर्यावरण में काफ़ी लंबे समय तक बने रहते हैं। चलिए, हम अजैव निम्नीकरण पदार्थों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं? तो पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें कुछ थोड़ा बहुत पदार्थों में कमी आएगी। चलिए, एक विशिष्ट कस्बे में अजैव निम्नीकृत पदार्थ अपशिष्ट के रिसाइकिल उत्पादन को कम करने के लिए 3R यानी कि रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस का पालन किया जाना है। इन तीनों का सही क्रम क्या होगा? तो इन तीनों का सही क्रम होता है रिड्यूस करना, इसके बाद रीयूज करना, फिर इसको रिसाइकिल करना। ये इस प्रकार इसका जो है सही क्रम है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी इस तरीके से अरेंज करने के लिए भी आ जाता है। चलिए, कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो वो प्राकृतिक स्रोत वायु प्रदूषण ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उसमें बहुत सारे धुआं, मतलब धुआं गुब्बार टाइप निकलता है, तो वो क्या होता है, प्राकृतिक प्रदूषण करता है, वायु प्रदूषण करता है। तो यहाँ पे आंसर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाएगा। अस्पताल अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? तो रुई से धातुओं को अलग करना और रोगाणु रहित करना, उसका जो है इस तरीके से सर्वोत्तम विधि होता है। जैविक कचरे के निपटान का इनमें से कौन सा तरीका पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है? तो कंपोस्टिंग होता है। खतरनाक अपशिष्ट के निपटान की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो उसको जलाना या भस्मीकरण करना उसकी सर्वोत्तम विधि है। इसमें किसका उपयोग कंपोस्टिंग के लिए किया जा सकता है? तो रसोई अपशिष्ट जो होते हैं इनको कंपोस्टिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 के नीचे चला जाता है तो इसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अम्लीय वर्षा। क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। कौन सा पदार्थ पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से विघटित होने में सबसे अधिक समय लेगा? तो उसमें ऑप्शन में दिया रहा होगा, तो उसमें चमड़ा भी दिया रहा होगा, तो चमड़ा जो होता है सबसे अधिक समय लेता है। गैर जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पर्यावरण समस्याएं क्यों उत्पन्न करते हैं? तो वह क्योंकि वह पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। ठीक है। चलिए, कौन सा अजैव निम्नीकरण पदार्थों से निपटान के लिए उपयुक्त उपाय है? तो उन्हें खुले आम फेंकना, ये इसका उपयुक्त उपाय नहीं है। अजैव निम्नीकरण को खुलेआम फेंक देंगे तो उसका ये जो है उपाय नहीं होगा, बाकी अब हो जाएगा तो पर्यावरण में पड़ा ही रहेगा, तो नुकसान करेगा। कौन सा सही है? तो अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, जैव निम्नीकरण और गैर जैव निम्नीकरण। हमें सूखा कचरा और गीला कचरा अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए, दोनों सही हैं। किसकी क्रिया द्वारा जैव निम्नीकरण पदार्थ सरल पदार्थ में टूट जाते हैं? तो जीवाणु की क्रिया के द्वारा। ठीक है। जल का तापीय प्रदूषण जल की गुणवत्ता को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो जल में ऑक्सीजन का स्तर कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपव्यय स्रोत, जैसे कारखानों वाहनों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषकों का वर्णन करने के लिए कौन शब्द है इसमें से? तो बिंदु स्रोत प्रदूषण होता है, ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है किस प्रक्रिया के कारण मृदा में सीसा और पारा जैसी भारी धातुओं का संचय होता है? तो औद्योगिक अपशिष्टों का अनुचित निपटान जो होता है। कौन सी विधि विषाक्त धूल के निपटान के लिए सबसे सुरक्षित विधि है? तो उस विधि क्या है? विशेष खतरनाक अपशिष्ट निपटान कंटेनरों का उपयोग करना। ठीक है। कुल्हड़ क्या होता है? गैर जैव निम्नीकरण ये होता है क्या? नहीं, कुल्हड़ जिसमें चाय पीते हैं वो जैव निम्नीकरण होता है, तो वो कुल्हड़ जो होगा वो अजैव निम्नीकरण नहीं होगा, तो इसमें यही गलत था। ठीक है। अगला पॉइंट, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट अजैव निम्नीकरण अवशिष्ट की तुलना में कम हानिकारक क्यों है? क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से क्या होता है? टूट जाता है। एक जल प्रदूषक क्या है? तो लेड होता है, जो जल प्रदूषक का कारक बनता है। ठीक है। कौन सा पदार्थ जीवों की क्रिया से विघटित नहीं होगा? तो प्लास्टिक नहीं होगा। भारत की नदियों में किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। गंगा नदी के प्रदूषित क्षेत्रों को साफ करने के लिए और इसके जल की गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय गंगा अथॉरिटी की स्थापना की गई। जल गुणवत्ता का विश्लेषण करने के लिए जिन नगरों के दो मुख्य केंद्र हैं वह कौन सा है? तो एक है कानपुर, दूसरा है वाराणसी। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन होता है, किस प्रकार होता है यूट्रोफिकेशन? देखिए, यूट्रोफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो अगर हम यूट्रोफिकेशन की बात करें तो ये क्या है? नाइट्रोजनी पोषक तत्वों एवं आर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण यूट्रोफिकेशन होता है। किस में होता है? जलाशय में होता है, यानी कि तालाब है, झील है, उसमें होता है यूट्रोफिकेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो सुपोषण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सुपोषण कहा जाता है। इसको सुपोषण जिसे हिंदी में कहा जाता है। यह जल स्रोत जैसे झील, तालाब या नदियाँ, इनमें से जुड़ी गंभीर समस्या होती है। ये क्या होता है कि जब किसी जल निकाय में अत्यधिक मात्रा में
पोषण तत्व विशेष रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस पहुंच जाते हैं तो वहां शैवाल और जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि होने लगती है। इस प्रक्रिया को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों का प्रवेश होता है, जैसे कि खेतों में अगर आप रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल करते हैं तो सीवेज का गंदा पानी होगा, डिटर्जेंट बारिश हो गया, ऐसे ही पानी साथ बहकर झीलों तालाब में जाते हैं। अब यहाँ पे एल्गी जो शैवाल है वो ब्लूम होता है, यानी कि शैवाल प्रपुष्टन होता है। पानी में पोषक तत्व मिलने से शैवाल बहुत तेजी से फैलता है, जिससे पानी की सतह पर हरी चादर जैसी परत बन जाती है। और जब यह हरी चादर परत बन जाती है तो क्या होता है कि शुरुआत में पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन जब ये शैवाल और पौधे मर जाते हैं तो बैक्टीरिया इन्हें अपघटित करते हैं। इस अपघटन की प्रक्रिया में बैक्टीरिया पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो मात्रा है, O2 की मात्रा है, क्या होता है भारी मात्रा में उपयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि पानी में जब ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है और मछलियां और अन्य जीव जो उसमें जलीय जीव होते हैं उनके दम घुटने लगते हैं और उनमें मरने लगते हैं, तो क्या होता है वो जल निकाय क्या होता है मृतप्राय हो जाता है। तो ये होता है यूट्रोफिकेशन, जो कि एक खतरनाक चीज़ है। ये नाइट्रोजनी पोषक तत्वों एवं आर्थोफॉस्फेट के आधिक्य के कारण होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, विश्व के महासागर और बड़े झीलों में मृत क्षेत्र की क्या विशेषता है? तो मृत जो है वो उच्च जैविक ऑक्सीजन मांग, अत्यधिक शैवाल का फैलना, नाइट्रेट और फास्फेट जैसे पोषक तत्वों की अधिकता। तो अभी सब ऊपर बताया वही चीज़ें बनती हैं इसमें, तो ये हो जाएगा मृत क्षेत्र की विशेषताएं। किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो H2SO4 एक प्रबल अम्ल है जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है अम्ल वर्षा में। पीने के जल में प्रदूषक के रूप में क्या पाया जाता है? तो आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम, ये सभी जल प्रदूषक के कारक होते हैं, बनते हैं। ठीक है, सभी आर्सेनिक अगर पाया जाए, फ्लोराइड पाया जाए, यूरेनियम अधिक हो जाता है तो जल प्रदूषक हो जाता है। जल प्रदूषण इसी गति से होता रहा तो अंततोगत्वा क्या होगा? तो जलीय जीवन के लिए ऑक्सीजन अणु अनुपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, जल स्रोतों में से किस एक के जल की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना रहती है? तो फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना जो भूमि का जल है, भौम जल, उसमें सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, तो भौम जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि गृहवाहित मल बृहत मात्राओं में लगातार सरिता में विसर्जित किए जाते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम घटित होता है? तो सरिता जल के शैवाल प्रपुष्टन में वृद्धि होगी, जिससे कि ऑक्सीजन की लास्ट में कमी होगी और जलीय जीव जो है मरने लगेंगे। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है किसे? तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से नदी का जल प्रदूषण मापते हैं कि ठीक इसमें कितनी ऑक्सीजन की मात्रा, उससे पता करते हैं कि जल शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, या प्रदूषित है कि नहीं प्रदूषित है। हमेशा रहने वाले प्रदूषकों से मानव जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भारत ने स्टॉकहोम सम्मेलन में संशोधन कब किया? ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन संशोधन कब किया? तो 2006 में किया था। ठीक है, स्टॉकहोम संशोधन क्या है? स्टॉकहोम सम्मेलन में क्या होता है? हमेशा रहने वाले प्रदूषकों, मानव स्वास्थ्य की, पर्यावरण सुरक्षा। ठीक है, तो स्टॉकहोम अगर हम बात करेंगे दो प्रमुख बातें इससे निकल के आती हैं जो पर्यावरण कानून से संबंधित है, संदर्भ में है। पहला स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि हुआ था 1972 में। इसके बाद इसका एक हुआ था स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि 2001 में हुआ था, 2001 में हुआ था। अब 1972 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, वहाँ पे आयोजित हुआ था पर्यावरण पहला वैश्विक सम्मेलन था। मुख्य विषय था केवल एक पृथ्वी। परिणाम क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना हुई यहीं से। 1972 में जब हुआ तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना हुई, जिससे 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की भी घोषणा इसी सम्मेलन में किया गया था। तो यह है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो 2001 में आया वो क्या है? स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि हुई, 2001 में हस्ताक्षर किए गए। आधिकारिक तौर पर यह 2004 में जो है क्या हुआ? प्रभावी हुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें स्टॉकहोम सम्मेलन भारत ने कब संशोधन कब किया? तो 2006 में किया। मृदा क्षरण को किससे रोका जा सकता है? तो वनारोपण से रोका जा सकता है। बिल्कुल सही सही कथन है। मृदा प्रदूषण औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। बिल्कुल। उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। बिल्कुल कर जाते हैं, तो दोनों सही है। चलिए अगला पार्ट देखते हैं। बायो रेमेडिएशन एक तकनीक है। इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जा रहा है? तो देखिए, बायो रेमेडिएशन की बात करेंगे तो पहले आप ये जानिए ये क्या है, और इसकी परिभाषा डायरेक्ट पूछ ली जाती है। बायो रेमेडिएशन की बात करेंगे जिसको हिंदी में जैविक उपचार कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में? जैविक उपचार।
तो ये पूछा जाता है क्या है, तो पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने की आधुनिक और प्राकृतिक तकनीक है। बायोरेमेडिएशन एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें जीवित सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, कवक, यीस्ट या पौधे का उपयोग करके पर्यावरण में फैले जहरीले और खतरनाक प्रदूषकों को तोड़ा जाता है या उन्हें कम हानिकारक पदार्थों में बदला जाता है। कैसे काम करती है? पर्यावरण में जब तेल का रिसाव हो जाता है तो कीटनाशक या भारी धातुएं फैलने लगती हैं, तो कुछ खास प्रकार के बैक्टीरिया इन प्रदूषकों को अपना भोजन या ऊर्जा का स्रोत बना लेते हैं। ये सूक्ष्मजीव रासायनिक प्रतिक्रियाओं के जरिए पूर्ण जटिल और जहरीले प्रदूषकों को पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानि रहित पदार्थों में बदल देते हैं। तो बायोरेमेडिएशन एक ऐसी तकनीक है, इस तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग करके नियंत्रण किया जा रहा है। किसको? तो भारी धातु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है। अब बायोरेमेडिएशन के प्रकार की बात करेंगे तो एक इन सीटू होता है, यानी कि जिसमें प्रदूषित सामग्री को वहां से हटाया नहीं जाता बल्कि उसी जगह पर सूक्ष्म जीवों या पोषक तत्वों को छोड़कर प्रदूषण का उपयोग किया जाता है, उपचार किया जाता है। जैसे प्रदूषित मिट्टी या भूजल का वहीं इलाज करना। एक दूसरा तकनीक होता है एक्स-सीटू। एक्स-सीटू मतलब इसमें प्रदूषित मिट्टी या पानी को खोदकर या निकालकर किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है, वहाँ पर टैंकों या फिर रिएक्टरों के से उसका उपचार किया जाता है। प्रमुख उदाहरण इसका क्या है बायोरेमेडिएशन का? तो एक याद रखिएगा, ऑयल जैपर होता है। ऑयल जैपर की अगर बात करेंगे तो ये क्या है, समुद्र या जमीन पर तेल का जो रिसाव होता है उसको साफ करने के लिए वैज्ञानिकों ने विशेष बैक्टीरिया के मिश्रण तैयार किए हैं जो कच्चे तेल को खाकर उसे समाप्त कर देते हैं, तो उसको ऑयल जैपर कहा जाता है। चलिए, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कूड़ा कचरा को जलाने के लिए इंसिनरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो धन जो शोर होता है, ग्रीन मफलर किसको कहते हैं? तो सड़कें बनी होती हैं, सड़कों के बगल में दोनों साइड में, ठीक है, क्या किया जाता है, पेड़ पौधे खूब घने लगा दिए जाते हैं। तो ये जब दोनों साइड में पेड़ पौधे घने लग जाते हैं तो इन्हीं को कहा जाता है ग्रीन मफलर, जो कि ये क्या करता है, शोर को कम करता है। किस स्तर पर यानी डेसिबल में से अधिक ध्वनि की खतरनाक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो 80 से 85 डेसिबल से अगर अधिक ध्वनि हो जाती है तो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। ठीक है। पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या उत्पन्न होता है? तो ओजोन लेयर में बाधा आती है। स्वचालित वाहनों से उत्सर्जक सबसे विषाक्त धातु प्रदूषक कौन सा है? तो लेड हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कौन सा एक धूम कोहरा यानी स्मॉग बनने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक? तो अनेक वायु प्रदूषक संसाधनों की उपस्थिति जो होती है ये महत्वपूर्ण कारक होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो प्रदूषण युक्त वायुमंडल में निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो वर्षा के द्वारा स्वच्छ होता है। कौन सा एक पौधा वाहनों के प्रदूषकों को अवशोषित करने के लिए समांतर सड़क के साथ उगाया जाता है? तो बोगेनवेलिया पौधा है। कौन सा एक वायु प्रदूषण की रोकथाम की एक यंत्र विधि नहीं है? तो उच्च मात्रा में सैंपल करना यंत्र विधि नहीं होती। ठीक है। वायुमंडल में धुंध यानी स्मॉग आवश्यक रूप से किसकी उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, तो वायु प्रदूषण के अध्ययन में एसपीएम किसे निर्दिष्ट करता है? तो सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ठीक है। एसपीएम क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है। सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण जांच में किसकी पहचान और उसकी मात्रा को मापा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को मापते हैं। कौन सा पदार्थ समूह में वायु में समूह कौन सा पादप समूह पौधों का समूह वायु में SO2 के प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयुक्त होता है? तो वो होता है लाइकेन। ठीक है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो सीता अशोक है। यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं किससे? तो वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषण कौन सा है? तो रेडान गैस होती है। कौन सी एक निम्नीकरणीय डिग्रेडेबल प्रदूषक है? तो घरेलू वाहित मल जो होता है डिग्रेडेबल होता है। प्लास्टिक बैग थैलियाँ पर्यावरण के लिए संभाव्य जोखिम है, निम्न में से कौन सा विकल्प इसे सही वर्णित करता है? तो ये क्या होते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं प्लास्टिक की बैग की थैलियाँ, बताया ऊपर अभी। चलिए, मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण उसको कहा जाता है। कौन सा प्रदूषण नाक सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? तो फ्लोराइड होता है। रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में किसके घनत्व मापन में होता है? तो धुआं के घनत्व का मापन करने के लिए रिंगलमैन स्केल का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल नहीं है? तो ये हो जाएगा चांदी की जो पन्नी होती है वो नॉन डिग्रेडेबल होती है, ना कि बायोडिग्रेडेबल। चलिए, बिस्फेनॉल ए यानी BPA
जो चिंता का कारण है। निम्न में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक मुख्य घटक है? तो पॉलीकार्बोनेट होता है। ठीक है। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रपुष्टन हो रही वृद्धि पर चिंता व्यक्त की गई है। इस समृद्धि का क्या कारक तत्व हो सकता है? तो ज्वार नद मुख से पोषक तत्वों का निर्वहन होना, मानसून में भूमि का अफवाह, समुद्रों में उत्प्रवाह, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्री सतह का तापमान बढ़ना कारक हो सकता है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? तो सड़ते हुए वनस्पति और शुद्ध पदार्थ पशु पदार्थ, यह मुख्य स्रोत होता है। ठीक है। सही कथन है CO2, SO2 और NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसी गैसों की उच्च सांद्रता के कारण वायुमंडलीय वायु प्रदूषित होती है। ठीक है। प्लास्टिक के उपयोग के परिणाम स्वरूप अनेक पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं। सही कथन इसमें क्या है कि वह गैर जैव निम्नीकरणीय होती हैं। कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता? तो लाइकेन जो है प्रदूषित जगह पे नहीं उगेगा। पर्यावरण निम्नीकरण के कारण मानव के लिए मुख्य हानि निम्नलिखित में से किससे होती है? तो पारतंत्र सेवाएं होती हैं, पारतंत्र सेवाओं में होती है। ठीक है। कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? तो सीवत जो है जैव अपघटनीय प्रदूषक होता है। ठीक है। अब देखेंगे वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चन। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की प्रक्रिया या ऑक्सीजन के नियंत्रण के वातावरण में जलाई गई सामग्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पायरोलिसिस से संबंधित होता है। शहरी केंद्रों जैसे कि ग्रीन बेल्ट, पार्क, सड़क किनारे के रास्ते में और उसके आसपास सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ों का पालन और प्रबंधन क्या कहलाता है? तो उसको शहरी वानिकी कहा जाता है। कृषि के ग्रीन हाउस गैस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती किया जाता है, तो उसको वर्टिकल खेती या लंबवत खेती कहा जाता है। अगला पॉइंट है कौन सा स्टील उन प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं करते? अनिवार्य रूप से स्टील उत्पादन में हाइड्रोजन को अपचायक ऑक्सीजन को हटाने वाला के रूप में उपयोग करना है, तो ग्रीन स्टील कहा जाता है उसको। ठीक है। सत्य कथन इसमें से बताना है। सही है। जहरीले धुएं की उपस्थिति की परवाह किए बिना किसी भी प्रकार के आग को बुझाने का प्रयास करना सुरक्षित है, बिल्कुल। PAS पास तकनीक जिसका अर्थ है पुल, एम, स्क्वीज एंड स्वीप है और अग्निशामक यंत्र के प्रभावी उपयोग के लिए जो है क्या होता है, यह अनुशंसित है। AAU शब्द का संदर्भ असाइंड अमाउंट यूनिट से है जो किसकी सीमा निर्धारित करता है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की सीमा निर्धारित करता है। एक ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो किसके लिए सक्षम होता है? तो ना दृश्य और ना ही अवरक्त विकिरण के लिए जो है सक्षम होता है। भूमंडलीय ऊष्मण ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं, इसके कारण पृथ्वी का तापमान कितना बढ़ गया है? तो 0.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। प्रभावित लोगों की संख्या के मामले में कौन सा महाद्वीप ग्लोबल वार्मिंग से सर्वाधिक पीड़ित होगा? तो एशिया और महासागरों के स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है। तो एशिया महाद्वीप सबसे ज़्यादा पीड़ित होगा। कौन सी क्रिया ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो फ्लोरीन आधारित प्रशीतकों के उपयोग को कम करना जो है क्या है, ओजोन परत की मोटाई को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का उपयोग नहीं किया जाता, तो अग्निशामक में नहीं किया जाता। किस वर्ष वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी थी? तो 1980 में कम होने लगी थी। ठीक है। 1980 के दशक में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्र गिरावट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम रसायन उत्तरदायी था? तो वो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। विश्व भर में उपयोग के लिए CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर का निर्माण किए जाने का क्या कारण है? तो CFC एक सिंथेटिक रसायन है जो ओजोन परत को नष्ट करता है, इसीलिए जो है ऐसा रेफ्रिजरेटर बनाया जाए जो CFC मुक्त हो, इसका जो है कारण बना। चलिए, वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है? तो यूरोपीय संघ की एक पहल है। सही कथन पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए अलग अलवड़ जल यानी मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग कितने % से भी कम है? तो 1% से भी कम है। सही है। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? तो उत्क्रम परासरण प्रक्रिया के द्वारा बदला जा सकता है। अंटार्कटिका के क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? तो विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापीय मंडलीय बादलों की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वाह इसका मेन कारण बनता है। ठीक है। ओजोन गैस की विशेषता है तो ये पराबैंगनी विकिरण को रोकता है।
नाइट्रस ऑक्साइड की विशेषता क्या है? तो अवरक्त विकिरण को रोकता है। कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता क्या है? तो लघु मात्रा में वायु का एक घटक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की क्या विशेषता है? तो हीमोग्लोबिन के साथ ये संयोजन करती है। ठीक है। सही कथन क्या है? ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। बिल्कुल। ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। बिल्कुल सही है। आगामी वर्षों में चर्म से संबंधित विकृतियां निम्नलिखित किसके कारण अधिक हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी? तो वो ओजोन परत के क्षय से जो है क्या हो जाएगा, चर्म रोग से संबंधित विकृतियां सामान्य हो जाएंगी। ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? तो अंटार्कटिका के ऊपर है। किसने तिब्बत पठार के ऊपर सन 2005 में ओजोन आभा मंडल यानी ओजोन हेलो का पता लगाया था? तो GW केंट मूर के द्वारा पता लगाया गया था। डॉप्सन इकाई के निम्नलिखित में से क्या मापा जा सकता है? तो ओजोन की सांद्रता मापी जाती है। कौन सा इसमें से प्रोटोकॉल है जो पहली प्रतिबद्धता अवधि के लक्ष्यों के हिस्से के रूप में 6 ग्रीन हाउस गैसों में से एक है? तो पर फ्लोरोकार्बन से। ठीक है। वाटर क्रेडिट संदर्भ में सही कथन बताना। तो ये जल और स्वच्छता क्षेत्र में कार्य किए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। हरित जलवायु निधि की बात करें यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात करें तो यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देने के आशय से बनी है। ठीक है। पर्यावरण के संदर्भ में गंदा दजेन शब्द का अर्थ है 12 चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ। ठीक है। गंदा दजेन शब्द का अर्थ क्या है? तो 12 चिरस्थायी कार्बनिक पदार्थ पर्यावरण के संदर्भ में अगर हम देखें तो 12 सबसे खतरनाक और जहरीले जो रासायनिक पदार्थ हैं उन्हें गंदा दजेन कहा जाता है। ठीक है। इनमें कौन कौन से रसायन शामिल करण हैं? तो इसमें से DDT पहले आ जाता है, एल्ड्रिन आ जाता है। ठीक है। क्लोरोडेन आ जाता है, हेप्टाक्लोर आ जाता है, ये सभी होते हैं। चलिए, औद्योगिक देशों के समूह में किसने क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार नहीं किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया ने इसको स्वीकार नहीं किया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। CO2 उत्सर्जन भूमंडलीय तापन के संदर्भ में निम्नलिखित में से बताना है। UNFCCC। ठीक है। UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालित युक्त का क्या नाम है जो विकासशील देशों को विकसित देशों से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती ताकि वह अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कर सकें? तो स्वच्छ विकास युक्ति कराती हैं। ठीक है। UNFCCC क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका फुल फॉर्म है, जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संघ है, जिसे 1992 में ये रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में हुए पृथ्वी सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना जाता है? तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के तुल्य माना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? तो प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली दीर्घकालीन क्षति को वर्णन करता है। परिवेशीय वातावरण में पाए जाने वाले निम्नलिखित पर विचार करिए। तो कालिक, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, जलवाष्प, ये सभी होते हैं। वैश्विक उष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो केवल चक्रवातों की, केवल तूफानों की जो है क्या होता है, प्रचंडता बढ़ रही है। कौन पदार्थ सार्वत्रिक तापन उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं करते। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होती है। वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करती है। तो हिमानियों का पिघलाव, मौसमी दशाओं में परिवर्तन वैश्विक तापमान वृद्धि इंगित करती है। ठीक है। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा? तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कौन सा एक वायुमंडल में मीथेन उत्सर्जन का स्रोत है? तो आर्द्र भूमियों से मीथेन उत्सर्जन होता है। हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने में कार्बन टैक्सी का उपयोग सफल रहा है, तो वो स्वीडन रहा है। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसमें आप अगर हम देखें तो इसमें हो जाएगा आंसर मीथेन के बाद हाइड्रोजन साइनाइड, फिर इसके बाद नाइट्राइल, फिर अमीनो अम्ल आता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे से बनने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और पैन। ठीक है। और पैन ये किसके काम आता है? तो ये प्रकाश रासायनिक पैन का फुल फॉर्म होता है पैरा ऑक्सी एस्टिल।
पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, जो कि ये वायु प्रदूषण के संदर्भ में, पर्यावरण वायु के प्रदूषण से संदर्भ में पैन क्या है, एक द्वितीयक प्रदूषक है, ठीक है, जो हवा में सीधे उत्पन्न नहीं होता बल्कि वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषक जैसे वाहन और उद्योग से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के आपस में सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी से मिलने से बनता है। तो यही चीज़ें बताया गया यहाँ पे। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्रोत क्या है, तो थर्मल पावर स्टेशन हो जाएगा सबसे ज़्यादा। उसमें से ऑप्शन में दिया रहा होगा तो थर्मल पावर स्टेशन था, थर्मल पावर स्टेशन सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के स्रोत क्या क्या हैं, तो रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, ये सभी CFC के स्रोत हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के स्रोत क्या है, तो जलमग्न धान के जो खेत होते हैं वहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड बहुत निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के स्रोत तो ईंट के भट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में अधिकतम औसत जीवन काल होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC 50 से लेकर 500 तक जो होता है, इनका लगभग N2O का जो होता है अधिकतम औसत जीवन काल होता है, ठीक है। इनका जीवन काल लगभग 114 वर्ष होता है। कार्बन फुटप्रिंट शब्द का अभिप्राय क्या है, तो हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ना। कार्बन क्रेडिट इनिशिएटिव के संबंध में सही कथन, तो ये जलवायु परिवर्तन की चुनौती पर अनुक्रिया है। यह बंजर भूमि और नदी जलग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देता है। फ्रेयॉन्स के द्वारा पर्यावरण बहुत क्षतिग्रस्त होता है। फ्रेयॉन्स क्या है, तो मिश्रित क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन, ये जो होता है ये फ्रेयॉन्स कहलाते हैं। रियो प्लस T20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, तो द फ्यूचर वी वांट इसका जो है शीर्षक रहा था, ठीक है। सही कथन, तो सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी कर सकें। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित हुई, तो 1972 में प्रस्तावित हुआ था, ठीक है। पोषकीय यानी कि सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना, तो ये इसकी मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और आज का ये पूरा वीडियो खत्म होता है, जो कि पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित और पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित जो क्वेश्चन थे, आपको लगभग 350 प्लस क्वेश्चन 281 में है, और पारिस्थितिकी, पर्यावरण सुरक्षा और पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन लगभग 160 उधर थे, ठीक है। तो टोटल मिलाकर 350 प्लस क्वेश्चन जो आपके हैं ये कराया गया। इसको आप 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। चलिए, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।